Assalamualaikum students. Today we are going to discuss the topic of our chapter number 14, electromagnetic induction. The main topics are AC generator and AC motor. Basically we will discuss the construction and working of AC generator and AC motor, and we will derive the relation for AC generator. Now students, we can simply define the definition of the AC generator. After this we will discuss the construction and working of AC generator. So here we have very simple definition of AC generator, a device which converts mechanical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी. स्टूडेंट्स, हमारी मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है इस डिवाइस में, और इस डिवाइस को हम एसी जनरेटर का नाम देते हैं. ठीक है, अब ये किस तरह कन्वर्ट हो रही होती है और किस तरह हमारी मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमें नजर आ रही होती है, आउटपुट इनपुट किस तरह हमें मिल रहा होता है, हम ये देखेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट स्लाइड में. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब हम अपनी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की बात करेंगे एसी जनरेटर की. ठीक है, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत आसान है. अच्छा, यहाँ पे मैं अपनी इन स्लाइड्स पे जो कंस्ट्रक्शन और एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ वर्किंग की, वो एक साथ करूँगा. ठीक है, यानी कि मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा और इस एक्सप्लेनेशन में हमारी कंस्ट्रक्शन भी एक्सप्लेन हो रही होगी और इसी के साथ साथ हम वर्किंग को भी डिस्कस करते जा रहे होंगे. ठीक है, तो आप बड़े इत्मीनान से और बड़े तवज्जो के साथ जहां मेरा पॉइंटर है वहां फोकस कीजिए और गौर से मेरी बात को सुनिए. ठीक है, ये बहुत ही आसान सी और बिल्कुल सिंपल सी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है हमारे एसी जनरेटर की. ठीक है, अच्छा, सबसे पहले अब आप अपनी इस फिगर के ऊपर फोकस कीजिए जहां इस वक्त मेरा पॉइंटर मौजूद है. ठीक है, तो इस फिगर में हम बेसिकली ये देख रहे हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर मौजूद है. ये जो ब्लू लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लिखा हुआ भी है. ठीक है, तो हम अपने मैग्नेट्स अरेंज करते हैं जिसका नॉर्थ और साउथ पोल कुछ इस तरह अरेंज हुआ हुआ होता है. ठीक है, और इसके दरमियान एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होती है. अब हम क्या करते हैं, अपना एक रेक्टेंगुलर शेप कॉइल जो है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं. ठीक है, अच्छा, अब ये जो रेक्टेंगुलर शेप कॉइल होता है इसके दो एंड्स होते हैं. ठीक है, तो एक एंड हम कनेक्ट करते हैं एक ब्रश के साथ. ये जो आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, ये बेसिकली येलो कलर का ये स्लिप रिंग है. ठीक है, तो एक हम अपना जो एंड होता है रेक्टेंगुलर शेप कॉइल का, एक सिरा एक पॉइंट कनेक्ट करते हैं स्लिप रिंग्स के साथ, और दूसरा जो कॉइल का एंड होता है वो कनेक्ट करते हैं दूसरे स्लिप रिंग के साथ. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जनरेटर के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है जिसके अंदर हमने एक रेक्टेंगुलर शेप कॉइल को रखा हुआ है. रेक्टेंगुलर शेप कॉइल हमारे दो स्लिप रिंग्स के साथ कनेक्टेड है. ठीक है, जिसमें से एक सिरा एक पॉइंट हमारे रेक्टेंगुलर शेप कॉइल का एक स्लिप रिंग के साथ, और इसी रेक्टेंगुलर शेप कॉइल का दूसरा एंड दूसरे स्लिप रिंग के साथ कनेक्ट होता है. यहाँ पर आपको समझने के लिए, आसान करने के लिए रेड से हाईलाइट किया गया है. ठीक है, और ब्लू से हाईलाइट किया है. तो देखिए, दूसरा जो एंड है वो आपके दूसरे स्लिप रिंग से कनेक्टेड है और रेड वाला एक स्लिप रिंग से कनेक्टेड है. ठीक है, अब इसके साथ साथ ये जो स्लिप रिंग्स होते हैं इनके ऊपर ब्रशेस लगे हुए होते हैं. ठीक है, कार्बन ब्रशेस इनको नाम दिया जाता है. ठीक है, अब होता यह है कि जब हम अपने इस रेक्टेंगुलर शेप कॉइल को रोटेट करते हैं, जब हम इसको करेंगे तो इसका मतलब हम मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, यानी इनपुट में दे रहे हैं. ठीक है, तो हमारा काम होता है कि हम इस रेक्टेंगुलर शेप कॉइल को किसी भी तरह से रोटेट करवाएं. तो हम इसको रोटेट करते हैं, यानी रेक्टेंगुलर शेप कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करते हैं. ठीक है, अच्छा, अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक रेक्टेंगुलर शेप कॉइल रोटेट करती है तो इस कॉइल के ऊपर हम क्या करते हैं, एन नंबर ऑफ टर्न्स जो है ना वो हमने अरेंज किए हुए होते हैं. ठीक है, उनको हम अरेंज कर देते हैं. अच्छा, अब ये जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करती है तो हमें ये मालूम है, हम अपने लास्ट लेक्चर्स में ये पढ़कर आए हैं कि जब कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उस कॉइल में से
करंट पास होने लगता है, ठीक है। अच्छा, अब ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो बता रहा है कि आप जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज करेंगे उतना ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी। यानी हम जब इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवा रहे होते हैं तो इस कॉइल का फ्लक्स चेंज हो रहा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रही होती है, यानी करंट इंड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। तो अब जितना ज़्यादा तेज़ी से आप इसको रोटेट करेंगे, इसके अंदर ईएमएफ या इसके अंदर जो करंट होगा इंड्यूस्ड वो उतना ज़्यादा होगा अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये कॉइल जिसको हम रोटेट करा रहे हैं इसके अंदर करंट जनरेट होता है, क्योंकि यहाँ फ्लक्स चेंज हो रहा है हमारे इसको रोटेट कराने से, और उसकी वजह से इंडक्शन होती है करंट की, ठीक है। अच्छा, अब ये जो की पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ज़रा उसके ऊपर फोकस कीजिए। ये हमारा कॉइल जब रोटेट करने लगता है तो इसकी जो रोटेशन होती है इसको हम अपने जो हमारा राइट हैंड फ्लेमिंग रूल है, यानी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, उसके थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। आप ज़रा अगर मेरे साथ रिप्रेजेंट करना चाहें तो जहां मेरा पॉइंटर है उसके साथ साथ अपने ज़रा इस एक्शन को परफॉर्म कीजिए। आप अपना जो राइट हैंड है उसको मैग्नेटिक फील्ड में अपनी फर्स्ट फिंगर को, अपनी सारी फिंगर्स बंद कर लीजिए, थंब बंद कर लीजिए, और अपनी जो फर्स्ट फिंगर है, ठीक है, उस फिंगर को ये जो लाइंस ऑफ फोर्सेस मैग्नेटिक नज़र आ रही हैं उनकी डायरेक्शन में रख लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब आप इस कॉइल को जो रोटेट करा रहे हैं ज़रा देखिए, ये मैं अगर आपको बताऊं, ये जो कॉइल यहाँ रोटेट हो रही है, जो एनिमेशन है ज़रा इसके अंदर देख लीजिए, ये वाला जो इसका एंड है, ठीक है, जो लेफ्ट साइड या नॉर्थ की तरफ मौजूद है ये ऊपर की तरफ आ रहा है, और साउथ की तरफ जो एंड मौजूद है वो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो आप अपनी लाइंस ऑफ फोर्सेस यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन में फर्स्ट फिंगर को रख लीजिए। अभी आपकी बाकी फिंगर्स और थंब बंद हैं, ठीक है। अब अपना थंब जो है वो खोलिए, और थंब जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी ये जो आपका नॉर्थ पोल की तरफ कॉइल का पोर्शन मौजूद है ये अपवर्ड जा रहा है ना, तो थंब को अपवर्ड रख लीजिए, और आपकी फिंगर जो है फर्स्ट फिंगर वो नॉर्थ से साउथ की तरफ है, ठीक है। अभी आपने अपना थंब जो कि अपवर्ड है और अपनी फर्स्ट फिंगर जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ है उसको ओपन किया है, ठीक है, उसको खोला हुआ है। अच्छा, अब अपने हाथ की आप जो सेकंड फिंगर है, ठीक है, राइट हैंड की जो सेकंड फिंगर है ज़रा उसको खोलिए, तो ये बेसिकली आपके पास इस कॉइल की डायरेक्शन में रिप्रेजेंट हो रही होगी, ठीक है, इस कॉइल में मौजूद करंट की डायरेक्शन में रिप्रेजेंट हो रही होगी। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जो हमारे पास लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं उस डायरेक्शन में हमने अपनी फर्स्ट फिंगर को रखा, थंब जो है ये जो रोटेट हो रहा है नॉर्थ पोल की तरफ अपवर्ड इस डायरेक्शन में रखा, ठीक है, और हमारी जो सेकंड फिंगर होगी वो हमें करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जहां इस वक्त मेरा पॉइंटर मौजूद है ज़रा वहां देखिए, करंट इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, और फिर इसके बाद इस तरह आएगा, फिर वापस इस तरीके से, और फिर इस तरीके से अपना लूप कंप्लीट करेगा। तो अब आपकी ये एक साइड पे ऑब्जर्वेशन हुई है, ठीक है। अब आप इसको चेक करने के लिए अब आप दूसरे साइड पर आ जाइए। अभी भी अपनी फर्स्ट फिंगर जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ रखिए, और आपका जो थंब है अब वो डाउनवर्ड होगा, क्योंकि देखिए एस पर जो हमारा जो कॉइल है उसका एंड मौजूद है वो डाउनवर्ड जा रहा है, तो थंब को डाउनवर्ड रख लीजिए। आपकी फर्स्ट फिंगर नॉर्थ से साउथ की तरफ, आपका थंब जो है वो डाउनवर्ड होगा। अब आपकी फिंगर जो होगी वो बाहर की तरफ यानी इस तरफ होगी जहां इस वक्त मेरा पॉइंटर मूव कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। यानी आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि जब आपने फर्स्ट प्रैक्टिस की थी नॉर्थ पोल की तरफ थंब को अपवर्ड रखते हुए, तो करंट की जो डायरेक्शन में आपकी फिंगर आ रही थी, अब सेकंड टाइम जब आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन फर्स्ट डायरेक्शन से अपोजिट बनेगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी रोटेशन परफॉर्म हो रही होगी, और ये हमारा जो कॉइल होगा मैग्नेटिक फील्ड के दौरान, मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने के दौरान करंट प्रोड्यूस कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जब करंट प्रोड्यूस होता है तो हमारे पास इस कॉइल की हमें एक फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट होने लगती है, मतलब आप जितनी तेजी से इसको रोटेट कराएंगे तो ये बेसिकली एक फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम फ्रीक्वेंसी का बेसिक फॉर्मूला देखें तो स्मॉल एफ इज इक्वल टू 1/t होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक की पॉइंट बताता हूँ
कि जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्स होती है, ठीक है। यानी हमारे इसकी रोटेशन की बेस पे जनरेट होने वाले करंट की फ्रीक्वेंसी होती है ये, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो है एसी जनरेटर, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी ये जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है ये ऑल्टरनेटिंग है। स्टूडेंट्स, ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है जो बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव वाई एक्सिस पे, जैसे यहाँ पर आपके पास ये ड्रॉ हुआ ये वेव बनी हुई है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आपका वाई एक्सिस या आपकी जो पल्स है वो पॉजिटिव पोर्शन यानी पॉजिटिव एम्पलीट्यूड और नेगेटिव एम्पलीट्यूड रखती है। तो दोनों डायरेक्शंस जिस वेव के पास होती हैं वो बेसिकली ऑल्टरनेटिंग वेव रिप्रेजेंट होती है। तो अगर ये करंट की वेव है तो इसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे पास पोर्शन या एम्पलीट्यूड मौजूद है, तो इसीलिए हम इसको ऑल्टरनेटिंग पल्स का नाम देते हैं। अब किस तरह से इस कॉइल को रोटेट करने पर पल्स जनरेट हो रही होती है, हम सिर्फ उसकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं और उसके बाद इसकी डेरिवेशन को ड्राइव करेंगे, ठीक है, इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है उसकी वजह से ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब ये ऑल्टरनेटिंग करंट किस तरह से जनरेट हो रहा है इसको ज़रा हम समझते हैं। आप ज़रा इस फिगर को देखिए, इस वक्त मेरा जो पॉइंटर यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। देखिए आपकी ये जो कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रही है। अब सबसे पहले इसकी हाफ रोटेशन को डिस्कस कीजिए, ठीक है। ये आपके पास जैसे ही हाफ रोटेट कर रहा है आप ज़रा इसको फोकस कीजिए, ठीक है। लाइक ये स्टार्टिंग पॉइंट है, अब ये रोटेट करता है, अब ये 90 डिग्री पे चला गया, बिल्कुल परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया और उसके बाद अब ये कंप्लीट रोटेशन पर आ गया। तो जैसे जैसे आपका ये कॉइल रोटेशन परफॉर्म कर रहा है हमारी जो वेव है वो जनरेट हो रही है। जब 180 डिग्री ये रोटेट करता है तो इसका पॉजिटिव एम्पलीट्यूड यानी जो वेव बनती है वो 180 डिग्री पे बनती है। फिर उसके बाद जब ये कॉइल दोबारा रोटेट करके अपना 360 डिग्री को कवर करने की तरफ आता है यानी कंप्लीट रोटेशन की तरफ आता है, तो बाकी जो हाफ वेव होती है जो नेगेटिव होती है वो फॉर्म हो रही होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको इस फिगर से भी रिप्रेजेंट करता हूँ। अब आप जरा इस कॉइल को जरा सामने की तरफ से यानी इस तरफ से अगर व्यू करेंगे तो आपको ये वाला व्यू नजर आ रहा होगा, ठीक है। यानी कॉइल को आप इस तरफ से देख रहे हैं जहाँ इस वक्त मेरा पॉइंटर मौजूद है, ठीक है। तो जब आप इसको व्यू कर रहे होंगे तो आपको देखिए ज़रा इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है पॉइंट ए, ठीक है। ये जो कॉइल हमारा रेक्टेंगुलर शेप कॉइल यहाँ पर हमने रखा हुआ है। अच्छा, जब ये स्टार्टिंग पॉइंट ए पर होता है तो इस वक्त हमारे पास एंगल फॉर्म हो रहा है 0 डिग्री, ठीक है। अब ये रोटेट करता है और रोटेट करके कुछ एंगल फॉर्म करता है, ठीक है, जो कि 45 डिग्री है, जो कि पोजीशन बी होती है। आप इसकी रोटेशन को साथ साथ देखते जाइए और यहाँ ये एंगल की फॉर्मेशन देखते जाइए, ठीक है। तो ये 45 डिग्री पर आता है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ पल्स जनरेट होती है और ये हमें एम्पलीट्यूड ये जो बी की रिप्रेजेंटेशन है इस तरह से मिल रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये मजीद रोटेट करता है और सी पोजीशन पर आ जाता है, यानी हमारा कॉइल अब 90 डिग्री पर है। यानी अगर ये अब इस वक्त हमारा एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन में हमारा रेक्टेंगुलर शेप कॉइल मौजूद था, तो अब ये रोटेट होने के बाद इस वर्टिकल रोटेशन में आ गया, देखिए ये वाली रोटेशन में, ठीक है। यानी सी पॉइंट पे ये 90 डिग्री पर मौजूद है। तो अब हमें जो एम्पलीट्यूड मिल रहा है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है, और 90 डिग्री फॉर्म हो रहा होगा। तो ये जो ग्रीन हाईलाइट हो रहा है सी पोजीशन पे आप इसको यहाँ देख सकते हैं। अब क्या होता है, ये कॉइल मजीद रोटेट करता है तो ये 90 से एक्सीड नहीं करेगा, यानी कि ये पोजीशन मजीद इससे ऊपर नहीं जाएगी, यानी ये जो पल्स जनरेट हो रही है ये सी से ऊपर नहीं जाएगी, बल्कि नेक्स्ट वैल्यू जो कि हमारे पास सपोज 135 डिग्री है, ठीक है, यानी 45 डिग्री को हम इसमें 90 में प्लस करते हैं तो मजीद ही आगे जाएगा तो ये आपके पास पल्स अब डिक्रीज होना शुरू होगी, ठीक है। और जब 180 यानी ई पोजीशन पर आएगा तो ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में मौजूद होगा, जैसे कि यहाँ पर ये आपको रिप्रेजेंट हो रहा है इस फिगर के अंदर। तो जब ये 180 डिग्री पर होगा तो पास जो पल्स होगी वो ई पॉइंट पर आ चुकी होगी और हमें दोबारा मिनिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा होगा, ठीक है।
अब ये पल्स मजीद रोटेट करेगी, यानी ये कॉइल मजीद रोटेट करेगा और ये एफ पोजीशन पर आएगा। तो फिर देखिए एफ पोजीशन पर 225 डिग्री हमें मिलेगा, जो कि पोजीशन यहाँ फिगर में आपको रिप्रेजेंट हो रही है जहां मेरा पॉइंटर मौजूद है। क्या अच्छा, एफ पोजीशन के बाद जी पर आएगा तो ये 270 डिग्री कवर कर चुका होगा, यानी पॉइंट ए से 90 डिग्री, 90 से 180, ठीक है, और 180 के बाद अब ये 270 इस पोजीशन पर मौजूद है। देखिए इस फिगर के अंदर जो वेव फॉर्म होती जा रही है, अगेन अब हमें ये नेगेटिव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा है, ठीक है, जी पॉइंट पर है। अच्छा, इसके बाद ये आगे एच पॉइंट पे जाएगा और फिर उसके बाद वापस पॉइंट ए पे आ जाएगा। तो इस दौरान ये कंप्लीट रोटेशन होगी और इस कंप्लीट रोटेशन पर जब ये वापस ए पॉइंट पर आ जाएगा तो हमें 360 डिग्री मिलेगा, जो कि इस कॉइल ने कवर किया रेक्टेंगुलर शेप कॉइल ने रोटेशन के दौरान, यानी एक रोटेशन पर जो कि 360 डिग्री की थी। और इस दौरान ये जो वेव फॉर्म हुई है ये भी 360 डिग्री की है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट होता है, यानी कि पॉजिटिव पल्स, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड और नेगेटिव एम्पलीट्यूड, ठीक है। 180 डिग्री जब रोटेट करता है तो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड होता है, फिर 180 डिग्री रोटेट करता है तो नेगेटिव एम्पलीट्यूड हमें मिलता है, ठीक है। तो इस तरह एक कंप्लीट रोटेशन पर एक कंप्लीट पल्स मिलती है, जो कि एक कंप्लीट करंट की वेव होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट करता है और हमें ये जो जनरेटर है इसको हम नाम देते हैं एसी जनरेटर का, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम अपनी डेरिवेशन की तरफ जाते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स अब हम अपने एसी जनरेटर की बड़ी सिंपल डेरिवेशन करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है। अब जरा देखिए जो फॉर्मूला हमें मालूम है फ्लक्स का, क्योंकि यहाँ फ्लक्स चेंज हो रहा है कॉइल की रोटेशन की वजह से, ठीक है। स्टूडेंट्स फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास phi इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है। बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होती है और जो ए है वो एरिया है इस कॉइल का, ठीक है। अब देखिए इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करें अगर हम, तो हमारे पास आ जाएगा phi इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट ओपन किया तो कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ इसको मजीद हम ड्राइव करते हैं। ये जो हमारा थीटा है, अगर आप इसको देखते हैं तो थीटा बेसिकली इक्वल होता है ओमेगा टी के। थीटा बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जिस तरह हम अपना बेसिक फॉर्मूला लिखते हैं जो कि लीनियर का होता है, S इज इक्वल टू वी टी, ठीक है। यहाँ S हमारे पास लीनियर है, V लीनियर है, ठीक है। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट पे लीनियर वेलोसिटी मिलती है, यानी S इज इक्वल टू वी टी। तो अब थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होगा। इसका मतलब जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होगा और थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि ओमेगा जो कि एंगुलर वेलोसिटी है इनटू टी। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है। इसलिए हमने इसको यहाँ रिप्लेस किया। अब मैंने आपको ये बताया था स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास जो कॉइल हमने रखी हुई होती है रेक्टेंगुलर शेप कॉइल, इसके ऊपर हमने अपने ये जो कॉइल है इसको हमने n नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए होते हैं। तो इसीलिए एक फ्लक्स या एक चार्ज के लिए या एक रिप्रेजेंटेशन के लिए तो हम लिख सकते हैं बी ए कॉस ओमेगा टी, मगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो उसके साथ हम n यूज कर लेंगे, ठीक है। n बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स की रिप्रेजेंटेशन है। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप जो कि अब बहुत आसान से हम करने जा रहे हैं वो है कि इंड्यूस ईएमएफ। अब इस कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो हमने फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा है कि इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। ये हमारा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है और इसी फॉर्मूले को हम यहाँ यूज कर रहे हैं। अब देखिए हमने यहाँ फाई फाइंड कर चुके हैं तो हम इसको यहाँ पुट कर देते हैं। देखिए फाई की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो वैल्यू हो जाएगी इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल एन कैपिटल बी कैपिटल ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अपनी लिमिट अप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब n जो है नंबर ऑफ टर्न्स हैं जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, b मैग्नेटिक फील्ड जो कि इस वक्त कांस्टेंट होगी, इसको हम वेरी नहीं कर रहे होंगे ना, तो ये मैग्नेट्स परमानेंट यहाँ लगे हुए हैं, तो मैग्नेट्स लगे हुए हैं तो इसका मतलब फील्ड हमारी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो b कांस्टेंट होगा। इसी तरीके से रेक्टेंगुलर शेप कॉइल जो एक मरतबा यहाँ पर रख देंगे वो कांस्टेंट होगी। तो ये तीन पैरामीटर कांस्टेंट होंगे तो इनको हम बाहर कर देते हैं और लिमिट जब हम लगाते हैं तो अब ये हमारे पास फॉर्मूला कुछ यूं रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए अभी जो लिमिट अप्लाई कर रहे हैं हम
कॉस ओमेगा टी पर, ठीक है। तो इसको हम अपनी मैथमेटिकल फॉर्म में कुछ यूं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी ये जो लिमिट के साथ हम जब cos ओमेगा टी रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ठीक है। और ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है? लिमिट की ये पूरी वैल्यू जो कि cos ओमेगा टी के लिए होती है, ठीक है, ये इक्वल होती है मैथमेटिकली माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी के। मैं आपको समझा देता हूँ, ये बहुत सिंपल है। देखिए, जब आप किसी भी एंगल को फाइंड कर रहे होते हैं तो उसका डेरिवेटिव आप ले रहे होते हैं, ठीक है। तो उस एंगल के अंदर जो भी उस कॉस के साथ जो एंगल में वैल्यू मौजूद है, लाइक या ओमेगा टी है, तो ओमेगा पहले आ जाएगा एक दफ़ा, ठीक है, और उसके साथ t मौजूद है तो वो डिफरेंशिएशन हमारी विद रिस्पेक्ट टू t हो रही है, इसीलिए वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब cos थीटा कन्वर्ट होगा साइन फंक्शन में, यानी साइन ओमेगा टी, और ये जो ओमेगा होगा ये डेरिवेटिव की वजह से बाहर आ जाएगा, तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब हम अपने इस फॉर्मूले के अंदर, जहां मेरा इस वक्त पॉइंटर मौजूद है, अपने इस लिमिट की वैल्यू यानी लिमिट अप्लाई करने के बाद इस फॉर्मूले को मैथमेटिकली जो हमें रिजल्ट मिल रहा है उसको अरेंज करते हैं, ठीक है। तो हमें वैल्यू मिलेगी इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन बी ए माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फॉर्मूला सिंप्लीफाई होने पर कुछ इस तरह हो जाएगा। वी हैव इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू कैपिटल एन कैपिटल बी कैपिटल ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम अपने मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करें, यानी जब हमारी इंड्यूस ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू होगी तो वो क्या होगी? मैथमेटिकली इस फॉर्मूले से हमें ये नजर आ रहा है कि ये सारी वैल्यूज जो कि अपनी मैक्सिमम वैल्यू हमें दे रही होंगी, यानी एन बी ए ओमेगा, तो यहाँ ये जो फंक्शन है साइन का ये वेरी कर रहा है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, ठीक है, जो कि 90 डिग्री पर होती है। तो हम यूं कह सकते हैं कि जब साइन ओमेगा टी 1 के इक्वल होगा तो उस वक्त ये वैल्यू हमें मैक्सिमम मिलेगी। तो हम साइन ओमेगा टी की जगह इस फॉर्मूले में 1 पुट कर देते हैं, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी ई मैक्सिमम, यानी इंड्यूस ईएमएफ जो कि मैक्सिमम होगी, ये इक्वल होगी कैपिटल एन कैपिटल बी कैपिटल ए ओमेगा के, ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब स्टूडेंट्स वापस इस फॉर्मूले की तरफ आइए, ये जो आपके पास एन बी ए ओमेगा है ये इक्वल है मैक्सिमम वैल्यू के। तो किसी भी इंस्टेंट पे आपको जो ईएमएफ चाहिए उसके लिए आप इसी फॉर्मूले को, ये जो यहाँ मेरा पॉइंटर मौजूद है जो ग्रीन हाईलाइट हुआ हुआ इस वक्त, इसको आप रीराइट कर पाएंगे, ठीक है। किस तरह से? इस तरीके से कि भाई ये जो हमारे पास वैल्यू है इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम की, वो तो ये है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को अपने इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी E इज इक्वल टू ई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो ओमेगा है हमें मालूम है कि ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ के इक्वल होती है, तो एक और रिप्रेजेंटेशन हम इस फॉर्मूले की दे सकते हैं। इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम साइन 2 पाई एफ टी, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये बेसिकली हमारे पास इंड्यूस होने वाली ईएमएफ का फॉर्मूला है जो एसी जनरेटर में हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम अपने एसी मोटर को डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो एसी मोटर बड़ी सिंपल सी एक डिवाइस होती है जो कि कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। तो अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ओके। बड़ी सिंपल डेफिनेशन है इसकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी कन्वर्ट हो रही होती है मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। तो अब आप जब इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको मज़ीद समझ में आएगा, ठीक है। तो अब इसको डिस्कस करते हैं चल के। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम अपने एसी मोटर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बड़ी सिंपल रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर इसकी। देखिए, जब हम अपने एसी मोटर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की बात करते हैं तो यहाँ पे आप दो बेसिक पार्ट्स जो कि एसी मोटर के होते हैं, ठीक है, उनको जहन में रखिए। पहला है हमारे पास स्टेटर और दूसरा है हमारे पास रोटर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये स्टेटर और रोटर क्या होते हैं और कैसे लगे होते हैं मैं आपको इस फिगर के अंदर दिखाता हूँ। देखिए, ये जो हमारे पास बाहर वाला पोर्शन है ना,
ये हमारा स्टेटर होता है, और ये जो अंदर रोटेट कर रहा है ना, ये रोटर होता है। ठीक है, इस फिगर में भी आप देख सकते हैं जो स्टेटर होता है वो फिक्स हुआ हुआ होता है इस तरीके से। ठीक है, और ये जो अंदर घूम रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है, ये रोटर होता है। ये एक और फिगर है जो हमारी बुक के अंदर बनी हुई है, जरा इसमें भी देख लीजिए। ये हमारा जो रोलिंग वो है ना, ये जो रोलर है, ये बेसिकली रोटर होता है। ठीक है, और ये जो फिक्स्ड आपके पास एक वो है ना लाइक सिलेंडर, तो ये आपका एक स्टेटर होता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ये बात मैंने आपसे डिस्कस कर ही ली है, तो मैं इसको बिल्कुल स्पेसिफाई कर देता हूँ। जो हमारा स्टेटर होता है उसका काम एसी मोटर के अंदर स्टेशनरी रहना है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटर हमारा एक स्टेशनरी पार्ट है हमारी मोटर का। ठीक है, अच्छा, अब जो दूसरा रोटर है, इसका मतलब ये हुआ कि रोटर हमारा एक रोटेटिंग पाथ है। ठीक है, रोटेटिंग पार्ट होता है हमारी मोटर का। ठीक है, यानी स्टेटर स्टेशनरी रहता है मोटर में, और रोटर जो है वो रोटेट कर रहा होता है मोटर के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर एक और मेन पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, वो ये कि जो हमारा स्टेटर होता है वो इंडिविजुअल डिफरेंट मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को फॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं ना, ये लगे हुए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपको इस फिगर में भी नजर आ रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स फॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, इस फिगर में भी देखिए जहाँ इस वक्त मेरा पॉइंटर मौजूद है, तो ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इसके ऊपर ये अरेंज कर रहा होता है इंडिविजुअल। देखिए जैसे यहाँ 1 2 फिर ये 3 ये 4। ठीक है, ये कनेक्टेड है, और इस फिगर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये इतने सारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यहाँ फॉर्म हुए हुए हैं। अच्छा, अब ये किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे हुए होते हैं? ऐसे लगे होते हैं कि ये एक होल बन रहा होता है। देखिए जहाँ इस वक्त मेरा पॉइंटर मौजूद है, इस तरह फॉर्म हुए हुए होते हैं, लगे हुए होते हैं कि ये एक सिलेंडर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जिसके दरमियान में, जिसके सेंटर में ये हमारा रोटर रखा हुआ होता है रोटेट करने के लिए। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, अब ज़रा हम इसके ज़रा वर्किंग की बात करते हैं। ठीक है, और इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन देते हैं। अब देखिए, जब हम करंट इस मोटर को प्रोवाइड करते हैं, तो करंट प्रोवाइड करने पर ये हमारे जो स्टेटर होता है ये मैग्नेटाइज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। ठीक है, इस फिगर में आप देख रहे हैं जहाँ पर इस वक्त मेरा पॉइंटर मौजूद है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन रिपल्जन होती है और हमारा रोटर मूव करने लगता है। ठीक है, अब इस बात को समझने के लिए कि रोटेशन हो किस तरह रही है, मैं आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन देता हूं कि हमारे पास सपोज कि हमारा जो ये जो रोटर है, ठीक है, इसका जो साउथ पोल है, ठीक है, वो हमारे 2 नॉर्थ पोल से जो कि स्टेटर के होते हैं उनसे कनेक्टेड है। ठीक है, यानी देखिए ये जो नॉर्थ पोल है ना, सपोज ये देखिए ये जो नॉर्थ पोल है ना, 2 स्टेटर्स के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, इनिशियल स्टेज में। ठीक है, और यानी स्टार्ट टाइम में, लाइक इसको मैं अगर T1 बोलूं, तो स्टार्ट टाइम T1 में हमारा जो नॉर्थ पोल होता है रोटर का, जिसको घूमना होता है, ठीक है, रोटर का नॉर्थ पोल स्टार्ट टाइम जिसको हम T1 बोल रहे हैं, उसमें नॉर्थ पोल जो हमारा स्टेटर का होता है वो 2 नॉर्थ पोल्स के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब जब सेकेंड टाइम आता है, जब आप इसको रोटेट कराते हैं, ठीक है, तो होता ये है कि आपके पास जब सेकेंड टाइम आता है तो ये जो आपका जो नॉर्थ पोल होता है, ठीक है, ये चेंज होता है। यानी इस वक्त ये 2 मैग्नेट बने हुए थे ना स्टेटर के, तो अब ये चेंज होके ये वाले 2 मैग्नेट बन जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये 2 स्टेटर्स चेंज होते हैं, तो जो नॉर्थ पोल होता है उसकी अट्रैक्शन रिपल्जन चेंज होती है। ठीक है, उस पर अट्रैक्शन रिपल्जन अप्लाई होती है और वो रोटेट करता है। ठीक है, अच्छा, फिर इसी तरीके से, यानी ये सेकंड टाइम यानी T2 टाइम की बात कर रहे हैं, सेकंड फेज की बात कर रहे हैं। अब थर्ड फेज जब आता है तो वो जो तीसरा वाला टर्मिनल होता है नॉर्थ पोल स्टेटर का, ठीक है, तो वो बेसिकली एक्टिव हो जाता है। तो अब ये 2 एक्टिव हुए हुए होते हैं, ठीक है, थर्ड फेज में। तो अब जो है हमारा नॉर्थ पोल उसकी तरफ मूव करता है। ठीक है, यानी उस तरफ उसकी रोटेशन परफॉर्म होती है। तो इस तरीके से ये जैसे जैसे स्टेटर के अंदर हमारे नॉर्थ पोल के अंदर फॉर्मेशन होती जाती है, अट्रैक्शन रिपल्जन की वजह से हमारा जो रोटर होता है वो घूमता है। ठीक है, वो रोटेट करता है। ठीक है, और इस तरीके से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि हम अपने पोल चेंज कर रहे हैं, ठीक है, स्टेटर के पोल चेंज कर रहे हैं, ये हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हुए कर रहे होते हैं। तो इसकी वजह से हमारा रोटर
जो कि मैकेनिकली मूव करने लग जाता है, हमें यहाँ पर ऑब्जर्व होता है। ठीक है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है। अच्छा, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक पॉइंट जो हम हाईलाइट करेंगे वो होगा एडी करंट। देखिए ज़रा, जब आप एडी करंट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये कि एडी करंट होता क्या है। ठीक है, तो एडी करंट बेसिकली वो करंट होता है कि जब आप किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएं तो जो अपोजिट डायरेक्शन में करंट जनरेट हो जाता है ना, यानी हम इस वक्त काम क्या कर रहे हैं, हम इस वक्त इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं और मैकेनिकल हमें एनर्जी मिल रही है, ये रोटर रोटेट कर रहा है, मैकेनिकल वर्क हमें मिल रहा है। ठीक है, तो इस कॉइल के रोटेट करने की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल के रोटेट करने की वजह से हमारे पास एक अपोजिट डायरेक्शन में करंट जनरेट होता है। उस जनरेट होने वाले करंट को हम एडी करंट का नाम देते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा तेज ये मूव करेगा उतना ज्यादा अपोजिट डायरेक्शन में करंट जनरेट होगा। ठीक है, जो कि एडी करंट कहलाता है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, अब आप जरा इसकी जो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है उसको एक मरतबा अपनी जो आपके पास टेक्स्ट मौजूद है, जो आपके पास बुक मौजूद है, इसको सुनने के बाद जरा उसको भी रीड करिए। Now students, today we have very simple question. What is the basic working principle of AC generator and AC motor? Okay. Thank you so much students. Have a good day.